नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रतीक न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ साकेत राज। और आज का जो हमारा शो है जनता की आवाज, और हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जितने भी राजनीति दल हैं, जितने भी राजनेता हैं, सभी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। सभी अपने पार्टी और कार्यकर्ता संगठनों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब अगर हम इस राजनीति समीकरण की बात करें तो हमारे साथ इस राजनीति समीकरण पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रफुल्ल झा, और इनसे हम जानेंगे कि पूर्णिया विधानसभा, जो पूर्णिया जिला के पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से हम इनसे जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल कैसा रहेगा। देखिए जाकिर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। और जिस तरह से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, अब उसका कुछ ही दिनों के बाद आगाज होने वाला है, और जो विभिन्न पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, कैंडिडेट हैं, अपने आप को जो प्रत्याशी मानते हैं, वो अब जो है धीरे धीरे लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क तेज कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो है पूरी फिजाएं, अब जो है सियासी जो फिजा है वो पूरा बदलने वाला है। क्योंकि अब लोग, बड़े नेता जो हैं वो गांव जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि चुनाव में कोई कसर बाकी नहीं रह जाए, और जनता के बीच अपनी जो मौजूदगी है उसको हम लोग सही तरीके से जनता के बीच रख सकें। तो अगर हम आपने जैसे कहा कि अब अगर सीमांचल की बात करेंगे तो सीमांचल का सबसे हॉट केक जो माना जाता है वो पूर्णिया माना जाता है, पूर्णिया जिला माना जाता है। तो पूर्णिया जिला की बात करेंगे, आखिर हॉट केक क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां से आप देखिएगा तो कई कद्दावर हैं, क्योंकि यहां से निर्दलीय भी चुनाव जीते हुए हैं, पप्पू यादव है, सांसद हैं, कांग्रेस को समर्थन दिए हुए हैं अपना। वहीं बात करेंगे तो यहां से इस इलाके की सबसे कद्दावर जो महिला नेत्री हैं, बिहार सरकार की काबीना मंत्री हैं, लेसी सिंह है यहां से। यहीं अगर बात करेंगे जो नई नवेली पार्टी है, प्रशांत किशोर जिस पार्टी के सूत्रधार हैं, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नए बने हैं, वो पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह है। तो कुल मिला के जितनी भी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी का ही पिछले दिन दौरा हुआ, पूर्णिया में हुआ, वो भी लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार आ रहे हैं, पूर्णिया आ रहे हैं, यहाँ जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं साख और प्रतिष्ठा जो इस बार दांव में लगी हुई है। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो ये इलाका है कंप्लीट रूप से चुनावी फिजाओं में बदलने वाला है। यहाँ का मौसम अब जो है धीरे धीरे चुनाव में आप कह सकते हैं जा रहा है, नेता आ रहे हैं। अब आपने कहा पूर्णिया सदर विधानसभा, तो पूर्णिया सदर विधानसभा की अगर हम बात करें तो ये बीजेपी की जो है वो परंपरागत सीट है। यहां से राजकिशोर केसरी भी विधायक हुए, लगातार विधायक हुए। उनके देहांत के बाद उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या के बाद जो उपचुनाव होता है तो उनकी पत्नी किरण केसरी को टिकट मिलता है, पार्टी भरोसा जताती है, तो किरण केसरी भी विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो जाती है। उसके बाद टिकट बदलता है 2015 के चुनाव के बाद। तो कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं कि विजय खेमका जो नए चेहरे थे उनको मौका मिल गया, उनको मौका मिला तो वो भी 2 बार लगातार विधानसभा पहुंच गए। तो सदर विधानसभा जो है वो भाजपा का परंपरागत सीट माना जाता है। भाजपा के प्रत्याशी यहां से जो है लगातार वो जीतते रहे हैं। लेकिन अब यहां पे आता है कि एक्चुअली महागठबंधन, तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो है अजीत सरकार भी यहां से चुनाव लगातार जीतते रहे हैं, यहां से वो विधायक रहे हैं। उनकी हत्या के बाद जो है ये सीट से जो है भाजपा जो है इस पे लगातार कब्जा की है, और इस पे बाद फिर वो जीत दर्ज करती है। हम आप बता रहे हैं महागठबंधन के अलग अलग दलों के पास ये जो विधानसभा की जो सीट है वो गई है, लेकिन जीतने में कोई कामयाब नहीं हो सका है। जीत भाजपा की हुई है, मैदान में अलग अलग खिलाड़ी जो है वो मौजूद रहे। लेकिन अब जो चुनावी समीकरण है, अब जो चीजें हैं वो अलग है, इतर है। इस लोकसभा चुनाव में देखा गया कि जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो चुनाव जीते हैं वो लगभग 5,500 वोट से जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहां से उनको लीड मिला।
क्योंकि अगर जोड़िएगा आप आंकड़ों में तो लगभग 33,000 वोट से विजय खेमका पिछले चुनाव में जीते थे। हिंदू सिन्हा से जीते थे। हिंदू सिन्हा 33,000 वोट से हार गई थी। तो वो 33,000 वोट का जो मार्जिन था इस लोकसभा चुनाव में वो और प्लस 5,500 गिर गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी जो है वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब समीकरण ये है, क्योंकि ये वैश्य बहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे जो है मुस्लिम और यादव भी वोटर हैं। यहाँ पे MY समीकरण भी यहाँ चलता है, लेकिन जो वैश्य बहुल होने के कारण यहाँ पे जो है अलग अलग जाति और धर्म जाति के जो लोग हैं वो भाजपा पे ज्यादा विश्वास जताते हैं। अब रह गई बात यहाँ से विकास की बात, तो लगातार 20 वर्षों से आप कह सकते हैं 20 वर्षों से ज्यादा से यहाँ से भाजपा के विधायक लगातार जीतते रहे हैं। तो विकास हुआ है लगातार। यहाँ से आप कह सकते हैं किशोर केसरी जी रहे, अब विजय खेमका है, बीच में किरण केसरी भी रही, तो विकास हुआ है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है, कृषि कॉलेज खुल गया, रोड सड़कें सब बन गई, बिजली की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो गया। तो सभी लोग अपना अपना लेते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी ने ये सीट पे कब्जा किया था और अभी बीजेपी के लिए ही यहाँ पे कई लोग दावेदार भी हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा अब यहाँ कितना मजबूत है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ में भाजपा है, जेडीयू के साथ में भाजपा है। तो भाजपा के लिए अब चुनौती ये है कि ये सीट को बचाना है। ये परंपरागत सीट है। पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर जो संगठन के लोग हैं, कहा जा रहा है, जो चर्चाएं चल रही, हम भी घूम रहे हैं बाजार में, तो लोग कहते हैं कि जो विधायक जो वर्तमान है उनसे लोगों की नाराजगी है। अगर टिकट नहीं बदला जाएगा तो क्या कहता है ये सीट भाजपा हार सकती है। तो उस स्थिति में कई ऐसे चेहरे हैं यहां से जो यहां से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। वो बीजेपी से अपने आप को उम्मीदवार हैं, और अगर किस्मत खुल गया तो संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं? देखिए, बीजेपी से अगर हम बात करेंगे तो 2-3 चेहरे हैं, जैसे नूतन गुप्ता है, पल्लवी गुप्ता डिप्टी मेयर है, नूतन गुप्ता भी घूम रही है, पूरा एकदम क्षेत्र में दौरा कर रही है। डॉक्टर संजीव कुमार हैं, वो भी घूम रहे हैं। अगर विजय खेमका के बाद कोई विकल्प बनता है तो इन जो चेहरे हैं, नूतन गुप्ता, पल्लवी गुप्ता, डॉक्टर AK गुप्ता, डॉक्टर संजीव कुमार और भी कई चेहरे हैं, तो उस पर भाजपा भरोसा जता सकती है। लेकिन भाजपा के लिए ये स्थिति होगी कि आखिर अगर टिकट बदलती है तो फिर अंदरूनी जो कह सकते हैं जो खिंचावट है या फिर जो लड़ाई है वो कहीं सामने प्रकट ना हो जाए। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे यहाँ जो मेयर है विभा कुमारी, उनके पति भी जो है जितेंद्र कुमार है, समाजसेवी हैं, वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। उनको भी आशा है कि जनता इस बार जो काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर ले इस बार, और विधायक का जो ताज है वो पहना दे। तो कुल मिला के कहा था, पप्पू यादव जी अलग फ्रंट पे चल रहे हैं। उनका अलग मानना है कि यहाँ से अलग तरह के कांग्रेस से प्रत्याशी महागठबंधन से दिया जाए जो जीत इस बार सुनिश्चित करे। पप्पू यादव अलग है। अब जनसुराज आ गए हैं, उदय सिंह का घर माना जाता है क्योंकि यहाँ से वो पूर्व सांसद रहे हैं, तो उनके भी कई प्रत्याशी यहाँ पे आएंगे, किस्मत आजमाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अगर चीजें लड़ाई अगर विचारधारा के साथ साथ अगर विकास के मुद्दे पे होगी तो बहुत ही टफ होगा ये सीट को निकालना, और देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसके सर पे ताश सजाती है। आप अभी MY समीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो MY समीकरण स्थानीय और जातीयगत समीकरण, तो ये किस तरीके से राजनीति सीट पर प्रभाव डाल सकती है? देखिए, MY तो महागठबंधन का वोट बैंक है। महागठबंधन के कोई भी प्रत्याशी होंगे वो वोट उधर ही शिफ्ट करेगा। तो अब जो MY आप समीकरण कर रहे हैं उसको ये देखना है। लेकिन जो बीजेपी का परंपरागत वोट है, जो वोटर है, कैडर वोटर है, वो कितना फिर से अगर वर्तमान विधायक को टिकट मिलता है वो कितना विश्वास अपने वर्तमान विधायक पर जताते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हम आपको बड़ा स्पष्ट रूप से अगर हम ये आपको बता दें, यहां से 7 बार बीजेपी जीती है चुनाव जी, 7 बार बीजेपी जीती है। वहीं कांग्रेस भी जो है 5 बार ये सीट को जीतने में कामयाब रही है। 4 बार CPM जीती है, 1 बार AGP जीती है। जनता पार्टी और NCO ने भी यहां से इस विधानसभा से सीट जो है जीतने में कामयाब हुई थी। आपको बता दें कि 1969 के बाद से कांग्रेस ने ये सीट को जो है नहीं जीत पाई है। लगातार जो है कांग्रेस यहाँ कैंडिडेट दे रही है, अलग अलग चेहरे यहाँ आए, लेकिन कांग्रेस को 1969 के बाद यहाँ पे कभी कामयाबी नहीं मिली है। और अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे इस सीट पर चुनाव, तो पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र पर 1980 से लेके 1995 तक, मतलब जो अजीत सरकार थे जिनकी हत्या हो गई थी,
उनका कब्जा रहा, उनका दबदबा रहा, वो लगातार यहां से सीपीएम भी इस सीट पे दावेदारी रखेगी, क्योंकि अजीत सरकार यहां से लगातार जीतते आ रहे थे, अजीत सरकार लगातार यहां से नेतृत्व करते थे। तो सीपीएम की भी नजर है इस सीट पर। महागठबंधन में अगर ये सीट कहीं पेच फंसता है तो सीपीएम भी इस सीट पे दावेदारी दे रही है कि हमको ये सीट चाहिए। तो अब जो समीकरण है, देखिए हम आपको एक बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि इस सीट पर जो है विजय खेमका तो यहां से जीते हुए हैं। पिछले चुनाव का अगर आंकड़ा आपने वही कहा था कि 32-33 हजार वोट से इंदु सिन्हा हारी थी, विजय खेमका यहां से चुनाव जीत गए थे। तो यहां पर इस सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा है, और इसके बाद राजपूत, ब्राह्मण, कोड़ी, कुर्मी, पासवान और यादव वोटरों की भूमिका भी इस सीट पर अहम होती है। वो इस पे अहम रोल अदा करते हैं कि जो जीत का दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई हो रही है, एनडीए और महागठबंधन। अब जनसुराज भी यहाँ पे आ गई, और उस विचारधारा में जनसुराज कितना कामयाब होती है, लोगों का जो समर्थन है वो उनको कितना मिलता है, वो उस बात पे निर्भर करेगा कि कितना प्रशांत किशोर के दावों पर विश्वास जनता जताती है। लेकिन अभी जो चल रहा है सिचुएशन वो विचारधाराओं की है। हालांकि उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो यहाँ के हैं, तो डैमेज तो होगा, गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, डैमेज तो वो करेंगे। अब कितना करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, और कितनी उनको सफलता मिलती है, कितना जनता उन पर समर्थन अपने जताती है जनसुराज पर, ये आने वाला वक्त पे भी छोड़ दीजिए। कांग्रेस पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया था, और अब विधानसभा चुनाव है तो उन्होंने पलायन रोको यात्रा शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति समीकरण के मुताबिक तो नहीं है ये चीज। देखिए वो पलायन यात्रा है, कन्हैया कुमार भी वो निकाले थे, लेकिन उस कन्हैया यहाँ भी आए थे, लेकिन जो इतनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो उतना मिला नहीं। लेकिन आपको ये जान लीजिए, यहाँ पे निर्दलीय सांसद जो कांग्रेस को अपना समर्थन दिए, पप्पू यादव, उनका अहम रोल होगा इस सदर विधानसभा सीट में, क्योंकि लोग विकास खोजते हैं। विकास के साथ ये खोजते हैं कि मेरा विधायक हमारे लिए कितना काम किया है, और यहाँ जो चीजें हैं वो काफी हुआ। तो अब आजकल बदलते जमाने में विचारधाराएं भी बदलती हैं, ठीक है। अब चेहरे भी नए नए आ रहे हैं, अलग अलग चेहरे आ रहे हैं, अलग अलग तरह से आ रहे हैं। आप देखिएगा कि नेता जो है अब लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, चाहे वो किसी तरह का भी आयोजन हो, नेता वहां जरूर पहुंच रहे हैं, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कर रहे हैं। तो अब जनता का दिल कितना जीतिएगा, क्योंकि यहां जो सबसे अहम मुद्दा है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सबसे ज्यादा लोग वहां पे पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उस पे अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। सब आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, बीजेपी के लिए भी यही चीज है। आप किसी भी अधिकारी और कार्यालय में चले जाइए, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज भी कई बैठकें हुई हैं, वहां भी यही बात को उठ गया कि भ्रष्टाचार चरम पर है। कई बड़े जो नेता हैं इस गठबंधन में, जो पब्लिकली जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन सबका यही कहना है कि जो अधिकारियों का जो बर्ताव है वो बदल गया है। जनता से पब्लिक के बीच में जाके भ्रष्टाचार चरम पर, बिना किसी कार्यालय में कुछ दिए हुए आप कोई काम नहीं करवा सकते हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, अब जितेंद्र यादव हैं यहाँ से, मेयर पति हैं, वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि वो निर्दलीय आएंगे, क्योंकि निर्दलीय की इस बार तो घंटी पूरी बजी है पूर्णिया, खासकर इस इलाके पूर्णिया में। रुपौली से शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए इस बार, पप्पू यादव सांसद में निर्दलीय जीत गए। तो इस बार उनको भी लग रहा है जितेंद्र यादव जी को कि वो भी एक रेस में है, और उनको भी जनता कहीं ना कहीं मजबूती से जिता सकती है। तो सब लोग अभी चुनाव है, नूतन गुप्ता भी लगातार जा रही है, महिलाओं से संपर्क कर रही है, महिला है, उनको भी लग रहा है कि इस बार जो इस समीकरण अगर बदल गया तो हम उनको टिकट मिल जाएगा, तो वो बीजेपी के रथ पर सवार हो सकती हैं। पल्लवी गुप्ता डिप्टी मेयर हैं, वो भी इस रेस में अपने आप को बहुत आगे मानती हैं। नेता जो आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। लेकिन जमीनी जो बात है पूर्णिया सदर विधानसभा में कि जनता परेशान है, जनता की जो दिक्कत है उसका समाधान नहीं हो पाया। पुलिया, सड़क सब बन रहा है, लेकिन आपने कुछ देर पहले बोला था भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं। लेकिन आपने कुछ देर पहले बोला था कि लगातार इस क्षेत्र में बीजेपी की सरकार रही है और विकास हुआ है, लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि विकास, अभी पुलिया का समस्या बता रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार। तो अब विकास और इस चीज को लेकर कैसे? देखिए आप पहले बात को समझिए, भ्रष्टाचार एक अलग पहलू है, विकास अलग पहलू है। विकास तो नीतीश कुमार 2005 से बने हैं तो लगातार काम हुआ है, हर गली चौक चौराहे पे सड़क बन गया है। लोग
भ्रष्टाचार से परेशान हैं लोग। आप जो एक मूलभूत सुविधाएं होती हैं उस सुविधाओं को लेना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। स्वास्थ्य व्यवस्था में आप चले जाइएगा, आप किसी भी अस्पताल में भी चले जाइएगा, सरकारी अस्पताल में आपको सही से डॉक्टर नहीं मिलेंगे, सही से मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। और दलालों का एक जो पूर्णिया लाइन बाजार को हब माना जाता है, एक बड़ा अड्डा बन गया। फर्जी अस्पताल, फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी डॉक्टर का एक बहुत बड़ा रैकेट यहाँ काम करता है। तो इन सब से भी जनता कहीं ना कहीं प्रभावित। और आपको हम बता देते हैं कि पूरे 10 जिले से के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि इसको हब माना जाता है, मेडिकल नगरी माना जाता है। तो लोग परेशान हैं, लोग काफी नाखुश भी है। और देखना यह है कि इन सब पार्टियों के बीच में चेहरा कौन होता है। अगर विजय खेमका जी यहां से चेहरा होते हैं तो फिर पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होती है, पार्टी क्या प्लानिंग करती है। अगर चेहरा बदलता है तो फिर उसके बाद प्लानिंग क्या होती है। महागठबंधन से कौन आते हैं, महागठबंधन से अगर बात करेंगे तो अभी जैसे यहाँ इससे पहले चल रहा था नीरज कुमार सिंह, उप छोटू सिंह हैं, उपाध्यक्ष हैं, पहले जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनका नाम बहुत जोर से था, लेकिन अचानक जो है प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हुआ तो उनको जिलाध्यक्ष हटा दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि दिवाकर यादव नाम के हैं, उनको कांग्रेस से मिल रहा है। तो कई ऐसे नाम तैर रहे हैं, रामचरित्र यादव का भी नाम चल रहा है, जितेंद्र यादव भी एक चेहरे हैं कि वो भी किसी दल से आ सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उनका घोषणा नहीं हुआ है। तो ये महागठबंधन की हैसियत है। जनस्वराज में भी वही है, आखिर चेहरा कौन होगा। नेता तो घोषित पहले हो जाए, नेता ढेर सारे हैं। कहीं जनस्वराज एक जो उनके संस्थापक है जनस्वराज के प्रशांत किशोर, वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वो सबसे बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, बहुत ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। तो ये जब बिहार में आए हैं 2023 में ये आए थे, तो कहीं ना कहीं ये सब पे हावी हो सकते हैं क्या? देखिए, हम आपको बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि बीजेपी की यहाँ पे जो स्थिति है वो क्या होगी, उसके बाद ही ये निर्भर करेगा कि यहाँ पर क्या सीन बनता है। क्योंकि अगर बीजेपी में चेहरा बदल जाता है तो एक बात तो आप निश्चिंत हो जाइए कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी होगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और महागठबंधन में एक सबसे बड़ा चेहरा है। अगर पप्पू यादव अगर सही तरीके से अगर यहाँ पे करते हैं तो फिर महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ मजबूत हो जाएंगे। अब जनस्वराज के लिए भी वही चीजें हैं, समीकरण है। जनस्वराज यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाता है और वो किसको डैमेज करेगा, और डैमेज करता है तो किस पार्टी को नुकसान होगा, क्या बीजेपी को नुकसान होगा, कितना महागठबंधन को नुकसान होगा, ये सब अभी कुछ दिन के बाद क्लियर हो पाएगा कि कौन यहां से चेहरा होगा। लेकिन सबसे बड़ा आप स्पष्ट जान लीजिए कि विकास यहां मुद्दा रहेगा। 3 लाख से ज्यादा वोटर है यहाँ पर। 3 लाख से वोटर जब जाएंगे ईवीएम के पास अपना वोट गिराएंगे तो उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि कितना विकास हुआ है, कितना भ्रष्टाचार पे रोक लगा है, कौन सा चेहरा चाहिए जो जनता से लगातार संपर्क रहे, मिलता रहे, जनता की समस्याओं को सुनता रहे। तो अभी कई चेहरे हैं इस शहर में जो घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम बार बार आएंगे, अलग अलग विधानसभा पे इस बातों पे चर्चा करेंगे। आज कौन कितना मजबूत हुआ है और कौन कितना कमजोर हुआ, जनता किस पे कितना भरोसा जता रही है। साकेत, धन्यवाद प्रफुल्ल जी। तो हमारे साथ है ये सीनियर जर्नलिस्ट। तो अब हम आगे अगले विधानसभा क्षेत्र को लेकर